गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। कल हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक यूपीएससी 2018 के द्वारा यूपीएससी 2018 के एग्ज़ाम में यूपीएससी द्वारा पूछे गए हुए क्वेश्चंस हमने देखे हैं। आज के दिन अपन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम बच्चों को हो जाए। फिर दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो 2017, 2018 एंड 2019 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसके पूरे 100 के 100 1 to 100 क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस डाले हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरी बात है मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके भी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर किए हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके 2017, 2018 एंड 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब टोटल 300 क्वेश्चंस, टोटल 300 क्वेश्चंस के पास आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और इंटेंस हो जाएगी, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आपकी जो सक्सेस रेट है प्रीलिम क्लियर करने की जो सक्सेस है वो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अपने जो अगर वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिएगा। अभी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि 2018 में यूपीएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन 11 से लेके 20 हम लोग आज देखने वाले हैं। फिर कल हम लोग 21 से 31, फिर ऐसे ये वीडियोस आपके चलते रहेंगे। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं दोस्तों, लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्तनकवासी सेक्ट बिलोंग टू। जो स्तनकवासी सेक्ट है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन ए है बुद्धिज्म, ऑप्शन बी है जैनिज्म, ऑप्शन सी है वैष्णविज्म एंड ऑप्शन डी है शैविज्म। तो स्तनकवासी जो वर्ड है, ये जो सेक्ट है, ये कौन से रिलीजन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, जो स्तनकवासी इज अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबरा जैनिज्म फाउंडेड बाय द मर्चेंट नेम लाओजी इन 1653 में। इसका क्या गया था, 1603 AD में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय लाओजी। It believed that idol worship is not essential in the path of soul purification and attainment of nirvana. तो it deny the idol worship। तो स्तनकवासी क्या करते हैं, आइडल वर्शिप को क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। तो नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप। फिर The sect is essentially a reformation of one founded by on teaching of Lonka, a 15th century jail reformer। तो इसको जो लोंका के द्वारा 15th सेंचुरी में बनाया गया था। तो स्तनकवासीज एक्सेप्ट 32 ऑफ द जैन आगमास द श्वेतांबरा कैनन। श्वेतांबरीज हु आर नॉट स्तनकवासीज आर मोस्टली पार्ट ऑफ मूर्ति पूजका सेक्ट। मूर्ति पूजका के सेक्ट से बिलोंग करते हैं जो श्वेतांबरा में है बट विच आर नॉट स्तनकवासीज। यू गॉट इट। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, जैनिज्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 12। क्या है क्वेश्चन 12,
विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कल्चरल हिस्ट्री के इंडिया की जो कल्चरल हिस्ट्री है उसके ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है वाइट मार्बल वॉज यूज इन मुगल बुलंद दरवाजा एंड कंकर्स एट खानका एट फतेहपुर सिकरी। एंड स्टेटमेंट 2 है रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल्स वर यूज इन मेकिंग बारा इमाम बारा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इज अ करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 2, ऑप्शन डी है 1 नाइदर 1 और 2। चलो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सो जो बुलंद दरवाजा है इज मेड अप ऑफ रैंड एंड बफ सैंडस्टोन। सो मार्बल्स वॉज यूज इन मुगल बुलंद दरवाजा। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। उसमें क्या रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। एंड डेकोरेटेड बाय वाइट एंड ब्लैक मार्बल एंड इज हायर देन द courtyard ऑफ द मॉस्क। द बुलंद दरवाजा इज सिमेट्रिकल एंड इज टॉप्ड बाय लार्ज फ्री स्टैंडिंग कॉक्स विच आर द छतरीज। तो मुगल जो बुलंद दरवाजा है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से उसको डिज़ाइन किया गया है। और स्टेटमेंट जो 2 है, द रेड सैंडस्टोन मार्बल वर यूज इन मेकिंग बारा इमाम दरा रूमी। सो जो रूमी दरवाजा है विच इज़ कम्प्लीटली इन अ सेंस विद द नवाबी आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ एंड इट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मुगल्स। ओके, तो मुगल्स के जो आर्किटेक्चर फॉर्म है उससे वो कम्प्लीटली डिफरेंट है रूमी दरवाजा ऑफ लखनऊ। तो मटेरियल यूज इन दरवाजा इज ब्रिक्स। ओके, क्या यूज़ किया? ब्रिक्स कोटेड विथ लाइम वाइल द मुगल्स ऑफन यूज रेड सैंडस्टोन। तो स्टेटमेंट ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। स्टेटमेंट सेकंड है, ओके, उसमें रेड सैंडस्टोन मार्बल वर यूज इन मेकिंग बारा इमाम दरा एंड रूमी, सो विच इज रॉन्ग। अ मटेरियल यूज फॉर द दरवाजा इज ब्रिक्स एंड इट इज कोटेड विथ लाइम while the Mughals often use red and sandstones. This is why the detailing of the darwaza is more intricate and which would be impossible to achieve in stones. तो ऑप्शन 1, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो वाइट मार्बल वॉज यूज इन मुगल बुलंद दरवाज़ा, यस यूज़ किया गया है। एंड कानखा इन फतेहपुर सिकरी में भी यूज़ किया गया है। फिर स्टेटमेंट जो 2 है रेड सैंडस्टोन नहीं है, वहाँ पे ब्रिक्स यूज़ की गई है और मार्बल भी यूज़ नहीं किया गया है। तो 12 इमाम दरा और रूमी दरवाज़ा बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ किया गया है विथ कोटेड विथ लाइम। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। यू गॉट इट? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 13। क्या है क्वेश्चन 13 दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलॉबरेटली डिस्कस अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स माइंस ऑफ इंडिया। ओके, कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रैवलर था जिसने डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया के बारे में बहुत इलॉबरेटली उसको डिस्कस किया है? तो ए है फ्रांकोइस बर्नियर, बी है जीन बाप्टिस्ट टवर्नियर, सी है जीन डे थेवेनोट, डी है एबे बर्थेल कैरे। सो इसका आंसर क्या है? जीन बाप्टिस्ट टेवेनियर ने इसको ज़्यादा डिस्कस किया गया है, जो उसने जब विज़िट किया था, ओके, 1605 टू 1689 के बीच उसने विज़िट किया था। सो 1666 में 1666 में उसने 166 कैरेट जो टैवर्नर ब्रू डायमंड है उसने डिस्कवर किया गया था, which is certainly Indian origin and likely sourced by Tavernier in 1666 in Kullur mine of Guntur district of आंध्र प्रदेश। एंड वो टवेर्नियर ने उसको सोल्ड किया था लुइस 14 को, ठीक है, इन फ्रांस में उसको उसने सेल किया था। तो इसका आंसर क्या है? जीन बाप्टिस्ट टवेर्नियर। ठीक है, गॉट इट? और ये कौन था जीन बाप्टिस्ट टवेर्नियर?
He is a 17th century French gem merchant and traveler, a private individual and merchant traveling at his own expense, covered by his own account 60,000 leagues. Okay, 120 lakhs miles he making 6 voyage of Persia and India between the years 1630 to 1668. तो वो एक फॉरेन ट्रैवलर था जिसने डायमंड्स के ऊपर बहुत सारा ऐसा डिस्कशन लिखा है. ओके, गॉट इट. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन 14, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड. फ्यूचर बुद्धा के बारे में क्वेश्चन है. कौन है फ्यूचर बुद्धा? अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेया, पद्मपानी. सॉरी फॉर दिस. तो इसका आंसर है दोस्तों मैत्रेया. सी, मैत्रेया इज अ नेक्स्ट बुद्धा. द मैत्रेया इज रिगार्डेड एज अ फ्यूचर बुद्धा ऑफ हिज वर्ल्ड इन बुद्धिस्ट इथोलॉजी. In some Buddhist literature such as Amitabha Sutra and the Lotus Sutra, he is referred as a Ajita. उसको अजीता भी, मैत्रेया और अजीता भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? मैत्रेया और अजीता. फिर अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मैत्रेया इज द बोधिसत्वा हु विल अपीयर ऑन अर्थ इन द फ्यूचर. ओके, मैत्रेया फ्यूचर में आएगा अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टू अचीव कंप्लीट इनलाइटमेंट एंड टीच द पूर्ण धर्मा. क्यों आएगा वो? इनलाइटमेंट करने के लिए एंड पूर्ण धर्मा को सिखाने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, मैत्रेया विल बी द सक्सेसर ऑफ प्रेजेंट बुद्धा, दैट इज गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा के क्या होगा? वो सक्सेसर होगा. द प्रोफेसी ऑफ अराइवल ऑफ मैत्रेया रिफर्स टू टाइम इन द फ्यूचर व्हेन द धर्मा will have been forgotten by most on the terrestrial world. Maitreya has also been adopted for his millenarian role by many non-Buddhist religions in the past, such as White Lotus, as well as by modern new religious movements such as Yigun Dao. तो मैत्रेया विल बी द नेक्स्ट बुद्धा, ये ध्यान रखना है हमें. ठीक है. और क्यों आएगा वो? टू इनलाइटमेंट करने के लिए लोगों की एंड पूर्ण धर्मा लोगों को सिखाने के लिए. जब भी धर्म का सत्यानाश होगा तभी मैत्रेया आएगा. और हु विल बी दी सक्सेसर ऑफ द करंट बुद्धा, दैट इज गौतम बुद्धा. गॉट इट. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन 15 दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली. लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सब्सिडरी अलायंस लाई गई थी, उसकी जो स्कीम थी, उसमें क्या अप्लाई नहीं होता है? ए है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस. बी टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर. सी टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी and to establish British paramountcy over the Indian state. So subsidiary alliance बनाने का पीछे लॉर्ड वेलेस्ली का कौन सा मकसद नहीं था? तो ऑब्वियस है इसमें इंडिया के बेनिफिट में होगा, वो तो हमेशा नहीं होगा. तो टू सिक्योर फिक्स इनकम फॉर कंपनी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. सो स्टेटमेंट ए है, द फ्रेंच असिस्टेंस ऑफ टिपू सुल्तान इन 1798 was the last instant of active intervention of any other European power in India. To counter the intrigues of Napoleon and any other further development in French power in India, Wellesley, who was extremely influenced with the imperial thoughts, came up with the scheme of eliminating French power from India for forever. लॉर्ड वेलेस्ली का जो उसका सोच था वो इम्पीरियल का था. तो वो उसकी सोच में क्या था कि फ्रेंच पावर को एलिमिनेट करना इंडिया से, टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश पैरामाउंसी. तो डी तो होगा ही. He placed the British on the head of Great Indian. जो भी इंडिया के जो लीडर थे उनके ऊपर उन्होंने रखा. The fourth Anglo-Mysore War had placed England on the military supremacy in India, and now Wellesley used the subsidiary alliance system aggressively. जो फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को हराने के बाद उन्होंने क्या किया था कि पूरी ब्रिटिश पैरामाउंसी इस्टेब्लिश की थी ऑल ओवर द इंडिया. It was a treaty between the company and the Indian native rulers. In returns for a payment of subsidy, the company would place garrison
ट्रूप्स इन द रूलर्स टेरिटरी टू फाइट अगेंस्ट देयर राइवल्स। तो सब्सिडरी अलायंस जो लाया था उसने, उसका दो मकसद था, एक कि जो नेटिव रूलर्स हैं उनको कंट्रोल में रखे, और सेकेंड जो नेटिव रूलर्स को सब्सिडीज, नेटिव रूलर्स से सब्सिडीज लेना है, उनसे पैसा लेके उनको ट्रूप्स प्रोवाइड करने हैं अपनी रक्षा करने के लिए। तो इससे उसकी कंपनी को पैसा मिलेगा, उसको कंपनी को फ़ायदा होगा, मतलब ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होगा। सेकेंड, उसका दूसरा मकसद भी था कि जो नेटिव रूलर्स है उनको ऊपर वो कंट्रोल भी रख सकता है। तो सब्सिडरी अलायंस लाने के पीछे लॉर्ड वेल्लेस्ली का ये ट्विन ऑब्जेक्टिव था। इससे उसने बहुत सारे मतलब एक प्रकार का उसने ब्रिटिश पैरामाउंसी इस्टेब्लिश की थी। यू गॉट इट। सब्सिडरी अलायंस के इंट्रोड्यूस करने का उसका मकसद। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 16। क्या है क्वेश्चन 16 दोस्तों? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन है, इन द फर्स्ट लोकसभा द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। सेकेंड, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। थर्ड स्टेटमेंट है, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स, its leader cannot be recognized as the leader of opposition. Which of the statement given is are correct? A है 1 and 3, B है 2 only, C है 2 and 3, D है 1, 2 and 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, which is a wrong statement. It is a wrong because of the Communist Party of India was the single largest opposition party in first general election, not a Janata Swatantra Party. Okay, CPI, Communist Party of India, was the single largest party. So one तो wrong हो गया, तो one wrong है, तो A and D हम लोग eliminate कर सकते हैं directly. Okay, CPI कितने सीट जीती थी तभी? 16 सीट जीती थी। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड जो स्टेटमेंट 3 है, इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउ करेक्ट? तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। In order to receive the status of opposition party and consequent leader of opposition tag in party should secure 10% of total strength of house. Total strength of house 10%। कितनी स्टेट टोटल स्ट्रेंथ के 10%, टोटल स्ट्रेंथ के 10%, तो टोटल स्ट्रेंथ के 10% कितने होते हैं? 55 मेंबर्स। सो 55 मेंबर्स होने चाहिए, नॉट अ 75। ठीक है। एज मावलकर रूल, जो मावलकर रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 10% टू द टोटल मेंबर्स विच इज 55 मेंबर्स और सीट्स इन लोकसभा। तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, तो ऑप्शन बचा है हमारे पास बी, विच इज द correct answer of this statement, this question, that is in the Lok Sabha the leader of opposition was recognized in the first time in 1969. Got it? आ गया समझ में? Now let's move on question 17. क्या है question 17? Which of the following leaf modifications occurs in the desert area and inhibit water loss? A, hard and waxy leaves, tiny leaves, thorns instead of leaves. Select the correct answer using the code given below. 2 and 3, 2, 3, 1, 2, 3. तो डिज़र्ट में वाटर नहीं होता है, तो इसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस आता है प्लांट्स में? तो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स यस, टाइनी लीव्स यस करेक्ट है, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तीनों भी होता है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट?
तो जो वैक्स होता है वो क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है इन डिजर्ट एरिया, सो दैट प्लांट कैन बी सर्वाइव। एंड सेकेंड, द हार्ड एंड थिक कोटिंग होती है उसके ऊपर, मतलब थाइनी लीव्स होते हैं उसके, विच ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस दी वाटर इवापोरेशन। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों भी करेक्ट हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 18। व्हाट इज क्वेश्चन 18? एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड, कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट और स्टेटमेंट। नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस, तो वन है स्टेटमेंट 1 है, राजस्थान हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड। Out of the total agriculture household in the country, a little over 60% belongs to OBCs. Third है, in Kerala, a little over 60% of agriculture household reported to have received maximum income from source other than agricultural activities. Which of the statement given above is a correct? 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3. बताइए क्या होगा इसका आंसर। So Rajasthan has the highest percentage share of agriculture household among its rural population. Yes, ये तो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट के आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड इन द कंट्री, अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग्स टू OBCs, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड जो स्टेटमेंट थर्ड है, इन केरला द लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड रिपोर्टेड टू हैव अ मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्स अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सो 1 and 3 इज द करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट हैं, तो C इज द करेक्ट आंसर। द रिजल्ट ऑफ सर्वे आर बेस्ड ऑन द सेंट्रल सैंपल सर्वे कन्वेड बाय द NSSO इन कंसिस्टिंग 4229 विलेज का सर्वे किया गया था रूरल एरियाज के, which is consisting all the union state and UTs. The total number of 35,200 household were surveyed in first visit of 34,907 of them could be resurveyed in second visit. तो इससे क्या उनको फ़ायदे मिले, तो फर्स्ट नंबर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर ईयर जुलाई 2012 एंड जून 2013 रूरल इंडिया हैड एस्टिमेटेड टोटल 90.2 million. Okay, 90.2 million agriculture household, which is 57%. Okay, almost 57.8%. Uttar Pradesh with the estimate of 18.5 million agriculture household accounted about 20% of all agriculture household in the country. तो जो स्टेटमेंट 1 है, राजस्थान हैड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड विच इज 78.4 एग्रीकल्चर, जो रूरल हाउसहोल्ड है वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। एंड विच इज इन केरला जो अपोजिट सिनेरियो है, 27.3% शेयर है सिर्फ एग्रीकल्चर का, और लोग एग्रीकल्चर करते हैं। So out of the total agriculture household in country, about 45% belongs to other backward classes, not 60%. Okay, 45% belongs to other backward classes. ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को देखो कैसे घुमा, यहाँ पे नंबर में हमें फंसाया है। ओके, 60 दिया है विच इज़ 45, सो 2 रॉन्ग है। सो इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इसको इस क्वेश्चंस को और आपको डाउट डिटेल्स में देखना है, तो आप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो 17th राउंड रिपोर्ट है, की इंडिकेटर ऑफ सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड इन इंडिया, उसको आप इन डिटेल उसको देख सकते हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर।
तो क्वेश्चन 19, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? ओके, एनजीटी एंड सीपीसीबी के बीच में क्या डिफरेंस है पूछा है। The NGT has been established by the Act, whereas CPCB has been created by the executive order by government. The NGT provide environment justice and help reduce the burden of litigation in higher court, whereas the CPCB promote cleanliness of streams and wells and aim to improve the quality of air in the country. तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट होगा दोस्तों। CPCB का काम है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, एनजीटी का काम है इन्वायरमेंट जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 करेक्ट है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट वेयरएज सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन लोगों ने उल्टा किया है, हमें फंसाया है। कैसे फंसाया देखो, the National Green Tribunal, that is NGT, has been established on 18 October 2010 under the National Green Tribunal Act 2010। NGT के तहत उसको बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को बाय एक्ट, whereas CPCB has been created by executive order। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB is a statutory organization, was constituted in September 1974 under the Water Prevention and Control Pollution Act 1974. Further, CPCB was entrusted with the power and function under the Air Prevention and Control Act 1981. Okay, उससे उनको क्या क्या पावर्स मिली हैं अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 टू प्रमोट क्लीनलीनेस of streams and wells in different areas of state by prevention and control and abatement of water pollution. Second, to improve the quality of air and to prevent, control and abate air pollution in the country. So statement जो 1 है, okay, ये wrong है। So NGT is established by act and CPCB also established by act. So executive order से नहीं बना है। तो CPCB 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत बनाया है। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2010 के तहत बनाया है। तो दोनों भी अकॉर्डिंग टू एक्ट बना है, नॉट नन ऑफ देम इज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सो 1 स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। गॉट इट? आ गया समझ में? लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा 24/7। ओके, 24/7 मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आप ज़रूर पूछिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ भी डाउट है, तो I am here to respond, I am here to explain. Now let's move on the last question of this lecture. Consider the following statement. A है statement 1 है, the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. Second, the validity of law passed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, neither 1 nor 2, both 1 and 2. So देखिए, the Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Constitution of India. Yes, Parliament can put any law in 9th scheduled. Okay, under Article 31B. Okay, 31B के प्रोटेक्शन से उसको हम लोग कर सकते हैं और उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगी। The 9th schedule, Article 31B, was introduced by the former Prime Minister Jawaharlal Nehru to keep certain law, particularly those on land reforms, beyond the scope of judicial review. तो 9th schedule फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाई गई थी आर्टिकल 31B में। और स्टेटमेंट 2 है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास बाय द 9th schedule कैनॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। Okay, it can be examined,
mandate of 9th schedule is to prevent judicial scrutiny, but in the landmark ruling of कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 केस, जो कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु केस थी 2007 में, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट all laws including those in 9th schedule would be open to judicial review if they violate the basic structure of constitution। अगर 9th शेड्यूल में प्लेस किया हुआ कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क को अगर वायलेट करता है तो उसको स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है और उसको स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है। ऐसे वर्डिक्ट और रूल्ड किया था इन आर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 के जजमेंट में बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट laid that the laws placed under the 9th schedule after April 24, 1973 shall be open to challenge in court if they violate fundamental right guaranteed under the Article 14, under Article 14, under Article 19, under Article 21, under Article 21। अगर फंडामेंटल राइट्स को वो वायोलेट करता है, दे एक्ट प्लेस इन द 9th शेड्यूल, तो उसको स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है। ओके, एंड कौन से लॉज को स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है? द एक्ट प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 1973 के बाद। 1973 के बाद जितने भी एक्ट 9th शेड्यूल में प्लेस किए हुए हैं उन सब को अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19, 20 एंड 21, तो उसको स्क्रूटिनाइज करने का हक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है नो जजमेंट कैन बी मेड बट कैन बी। ओके, यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यू गॉट इट। तो अभी हमने देखे हैं क्वेश्चंस 11 से लेके 20 तक। दोस्तों, अगर इन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी करें। अगर इस वीडियो को आपको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना है तो उनको शेयर करिए, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे उसको शेयर करिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा मैक्सिमम बच्चे जो यूपीएससी 2020 में अपीयर होने वाले हैं वो ले सके। अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको वो और इंटेंस कर सके, जिससे उनका क्या हो जाएगा, द चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा इन 2020 एग्ज़ाम। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।